नागरिकता मतलब सिटीजनशिप। हाँ, सुनने में कितना सिंपल सा वर्ड लगता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हमारी पहचान का बेस। पर कभी सोचा है कि ये तय करने की चाबी मतलब कंट्रोल किसके हाथ में है? क्या ये संविधान में फिक्स है या बदला जा सकता है? और अगर बदला जा सकता है तो कितना? यही सवाल आज हमारी बातचीत का मेन पॉइंट है। हाँ, हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के एक ऐसे आर्टिकल पर जो है तो छोटा पर बहुत पावरफुल है। हाँ। आर्टिकल 11। आर्टिकल 11। हाँ, यही वो प्रोविजन है जो हमारी नागरिकता के रूल्स की डायरेक्शन तय करता है एक तरह से। बिल्कुल। और इस पर बात करने के लिए हमारे पास कुछ अच्छे सोर्सेज भी हैं, कुछ डिटेल आर्टिकल्स, लीगल एनालिसिस, हाँ। जो आर्टिकल 11 की हिस्ट्री, कोर्ट्स ने इसे कैसे समझा है और हाल के सालों में जो उस पर इतनी बहस छिड़ी है उस पर रोशनी डालते हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि इन सोर्सेज को देखकर ये समझें कि आर्टिकल 11 असल में पार्लियामेंट को कितनी पावर देता है और इस पावर का इस्तेमाल हुआ कैसे है, खासकर वो 1955 का सिटीजनशिप एक्ट और इसके जो अमेंडमेंट्स हुए। बिल्कुल। और इसका असर क्या पड़ता है हम सब पर। चलिए तो फिर शुरू करते हैं एकदम बेसिक बात से कि आखिर ये आर्टिकल 11 है क्या। ये संविधान के पार्ट 2 जो सिटीजनशिप से जुड़ा है, मतलब आर्टिकल 5 से 11 तक, उसका आखिरी आर्टिकल है। और इसकी लैंग्वेज क्या कहती है, क्या खास बात है इसमें? इसका जो टेक्स्ट है वो कहता है, इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी संसद को नागरिकता के अर्जन और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की शक्ति होगी। ओके, इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, ये वाला हिस्सा तो काफी इम्पोर्टेंट लग रहा है। हाँ, यही क्रक्स है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी आर्टिकल 5 से 10 में लिखा है, जैसे संविधान लागू होने पर कौन नागरिक होगा, या पाकिस्तान से आने वालों की नागरिकता, या विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता खत्म होना, हाँ, उन सब के होते हुए भी आर्टिकल 11 पार्लियामेंट को उससे आगे जाकर या उसे बदल कर भी कानून बनाने का राइट देता है। एकदम सही पकड़ा। यही इसकी सबसे खास और पावरफुल बात है। इसीलिए इसे अक्सर पार्लियामेंट की प्लेनरी पावर या कंप्लीट पावर कहते हैं सिटीजनशिप के मामले में। प्लेनरी पावर। हाँ, ये पार्लियामेंट को एक तरह की मास्टर की देता है, जिससे वो नागरिकता के दरवाजे खोल भी सकती है, बंद भी कर सकती है, भले ही संविधान के शुरुआती आर्टिकल्स कुछ और कहते हों। मतलब फ्यूचर की जरूरतों के हिसाब से रूल्स बदलने की पावर। एग्जैक्टली। ये तो इंटरेस्टिंग है। पर जब संविधान बन रहा था तब इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? मतलब क्या उस टाइम इस पे डिबेट हुई थी? आखिरकार सिटीजनशिप तो बहुत सेंसिटिव इशू रहा होगा, खासकर पार्टीशन के फौरन बाद। बिल्कुल। इसके पीछे एक सॉलिड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है। हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स में जाना होगा, खासकर अगस्त 1949 के आसपास। हाँ, देश का बंटवारा अभी हुआ ही था, लाखों लोग माइग्रेट हुए थे, तो ये सवाल बहुत बड़ा था कि कौन इंडिया का नागरिक है, कौन नहीं। डॉक्टर अंबेडकर की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उन्होंने आर्टिकल 11 को ड्राफ्ट में शामिल किया। और सोर्सेज बताते हैं कि सरदार पटेल ने इस फ्लेक्सिबिलिटी पर काफी जोर दिया था। हाँ, उनका आर्ग्यूमेंट यही था कि फ्यूचर में कैसी सिचुएशन होगी, कौन लोग इंडिया आना चाहेंगे, कौन जाना चाहेंगे, ये सब पहले से तय करना मुश्किल है। सही बात है। इसलिए पार्लियामेंट के पास ये राइट होना चाहिए कि वो टाइम और जरूरत के हिसाब से सिटीजनशिप के नियम बना सके या बदल सके। उन्हें लगा कि अगर हर चेंज के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ा तो प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन क्या सब लोग सहमत थे इससे? किसी को ये डर नहीं लगा कि पार्लियामेंट को इतनी खुली छूट देना थोड़ा रिस्की हो सकता है? चिंताएं तो थी, बिल्कुल थी। कुछ मेंबर्स ने ये सवाल उठाया कि क्या ये आर्टिकल पार्ट 2 के बाकी आर्टिकल्स 5 से 10 को पूरी तरह मतलब बेकार नहीं बना देगा। उन्हें डर था कि पार्लियामेंट इस पावर का मिसयूज कर सकती है। लेकिन फाइनली मेजॉरिटी इस बात पे सहमत हुई कि फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज को देखते हुए ये फ्लेक्सिबल क्लॉज मतलब लचीला प्रोविजन जरूरी है। तो इसे एक भरोसे के साथ एक्सेप्ट किया गया कि पार्लियामेंट अपनी जिम्मेदारी समझेगी। हाँ, कुछ ऐसा ही। तो ये आर्टिकल 11 एक तरह से आर्टिकल 5 से 10 पे भारी पड़ता है। अगर पार्लियामेंट कोई ऐसे कानून बनाती है जो आर्टिकल 5 या आर्टिकल 9 की शर्तों को बदलता है तो वो वैलिड होगा। थ्योरेटिकली हाँ, आर्टिकल 11 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो आर्टिकल 5 से 10 में दी गई व्यवस्थाओं को एक्सपैंड कर सकती है, अमेंड कर सकती है या कुछ केसेस में ओवरराइड भी कर सकती है। अच्छा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 और उसमें टाइम पर हुए अमेंडमेंट्स। ये सारे कानून आर्टिकल 11 की पावर का ही रिजल्ट हैं। तो चलिए इसी पर आते हैं। पार्लियामेंट ने इस मास्टर की का इस्तेमाल कैसे किया?
ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 क्या है और इसमें क्या मेन बातें हैं? आर्टिकल 11 से मिली पावर का सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट यूज था 1955 में इंडियन सिटीजनशिप एक्ट का पास होना। ओके। ये कानून एक तरह से सिटीजनशिप हासिल करने और खोने का पूरा फ्रेमवर्क बनाता है उन सिचुएशंस के लिए जो संविधान के शुरुआती आर्टिकल्स में डायरेक्टली कवर नहीं होती। तो किन तरीकों से नागरिकता मिल सकती है इस कानून के तहत? देखिए, सोर्सेज बताते हैं कि इस कानून ने नागरिकता पाने के कई रास्ते खोले। मेनली 5 बेसिस बताए गए। 5 कौन कौन से? पहला, जन्म से, मतलब भारत में पैदा होने पर, हालांकि इसमें बाद में शर्तें जुड़ी। ठीक है। दूसरा, वंशानुक्रम से, यानी अगर किसी का जन्म भारत के बाहर हुआ है लेकिन उसके पेरेंट्स इंडियन हैं। ओके। तीसरा, पंजीकरण द्वारा, कुछ खास कैटेगरीज के लोगों के लिए, जैसे इंडियन ओरिजिन के लोग जो बाहर रह रहे हैं। चौथा, प्राकृतिकरण द्वारा, यानी कोई फॉरेनर जो एक तय समय तक भारत में रहा हो और कुछ और शर्तें पूरी करता हो। ये दिखाता है कि भारत ने बाहर के लोगों को भी सिटीजन बनाने का रास्ता खुला रखा था। और पांचवा? क्षेत्रीय विलय के आधार पर, मतलब अगर कोई नया एरिया भारत का हिस्सा बनता है तो वहां के लोगों को नागरिकता कैसे मिलेगी। अच्छा, ये तो हो गए नागरिकता पाने के तरीके। और खोने की क्या आधार है? एक्ट नागरिकता खत्म होने के भी बेसिस बताता है। जैसे एक तो स्वेच्छा से त्याग, अगर कोई खुद अपनी इंडियन सिटीजनशिप छोड़ना चाहे। ठीक है। दूसरा, समाप्ति, अगर कोई इंडियन सिटीजन जानबूझकर किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ले लेता है। ये बेसिकली आर्टिकल 9 वाली बात को ही आगे बढ़ाता है। ओके। और तीसरा, वंचित किया जाना, मतलब डिप्राइव करना, अगर किसी ने फ्रॉड से या गलत जानकारी देकर नागरिकता ली हो, या संविधान का अनादर किया हो, या वॉर के टाइम दुश्मन देश की मदद की हो, वगैरह। और ये कानून तो 1955 का है, क्या इसमें टाइम के साथ चेंजेस भी हुए? सोर्सेस कुछ मेजर अमेंडमेंट्स का जिक्र करते हैं? हाँ बिल्कुल, टाइम और सिचुएशन के हिसाब से इसमें कई इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं। ये दिखाता है कि आर्टिकल 11 का जो मकसद था, यानी फ्लेक्सिबिलिटी, वो वाकई इस्तेमाल हुआ है। कौन से चेंजेस थे ये? एक था 1986 का अमेंडमेंट। इसने जन्म से नागरिकता के नियम को थोड़ा स्ट्रिक्ट किया। पहले इंडिया में पैदा होने वाला कोई भी बच्चा नागरिक बन जाता था, लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद शर्त लगा दी गई कि जन्म के टाइम उसके पेरेंट्स में से कम एक का इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। अच्छा, ये चेंज हुआ 1986 में। हाँ। फिर 2003 का अमेंडमेंट भी एक बड़ा चेंज था। इसने इलीगल माइग्रेंट्स को जन्म या रजिस्ट्रेशन से नागरिकता हासिल करने से क्लियरली रोक दिया। और इसी अमेंडमेंट के जरिए OCI यानी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया की स्कीम भी शुरू की गई। ओह हाँ, OCI। हाँ, एक सोर्स बताता है कि इससे आज करीब 1.5 करोड़ ओवरसीज इंडियंस को स्पेशल राइट्स मिले हुए हैं, हालांकि ये फुल सिटीजनशिप नहीं है। और फिर आता है 2019 का अमेंडमेंट, यानी CA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसने शायद सबसे ज्यादा ध्यान खींचा और कंट्रोवर्सी भी हुई। हाँ, CA 2019 भी आर्टिकल 11 से मिली पावर का ही एक रीसेंट और बेहद चर्चित एग्जाम्पल है। इसके तहत क्या था? इसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से रिलीजियस परसिक्यूशन की वजह से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आई हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई रिफ्यूजीज को नागरिकता देने की प्रोसेस आसान बनाई गई। यहाँ ये बताना जरूरी है, जैसा कि हमारे सोर्सेज क्लियर करते हैं, कि इस कानून में इन 3 देशों के मुस्लिम माइग्रेंट्स को शामिल नहीं किया गया। हाँ, यही पॉइंट ऑफ कंटेंशन था। और इसी बेसिस पर इसकी काफी आलोचना हुई और इसे कोर्ट्स में चैलेंज किया गया, ये कहते हुए कि ये रिलीजन के बेस पर भेदभाव करता है और संविधान के आर्टिकल 14 यानी इक्वालिटी के राइट का वायोलेशन है। बिल्कुल, यही विवाद का मेन पॉइंट रहा है। और ये हमें सीधे सवाल पर लाता है कि जुडिशरी ने, मतलब अदालतों ने, आर्टिकल 11 और इसके तहत बनी पावर्स को कैसे देखा है। क्या कोर्ट्स ने पार्लियामेंट की इस प्लेनरी पावर पर कोई लगाम लगाई है? इस बारे में कुछ इम्पोर्टेंट कोर्ट केसेस है ना, जैसे वो भीम सिंह जी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981। हाँ, वो एक लैंडमार्क केस था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आर्टिकल 11 पार्लियामेंट को नागरिकता पर कानून बनाने की पूर्ण शक्ति देता है, जो आर्टिकल 5 से 10 के प्रोविजन से भी आगे जा सकती है। ओके। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर्ट ने यह भी कहा कि पार्लियामेंट की ये पावर अनलिमिटेड नहीं है। अच्छा। ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर, खासकर फंडामेंटल राइट्स के दायरे में ही इस्तेमाल की जा सकती है। अगर पार्लियामेंट का बनाया कोई सिटीजनशिप लॉ आर्टिकल 14 इक्वालिटी या आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी जैसे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है, तो कोर्ट उसे स्ट्राइक डाउन कर सकती है। तो मतलब पावर तो पूरी है, पर उसका इस्तेमाल संविधान की सीमाओं के अंदर ही करना होगा, ये बात है।
एग्जैक्टली। और हाल के केसेस में क्या सिचुएशन रही है? वो सर्बानंद सोनोवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला मामला जो असम से जुड़ा था। हाँ, वो मामला सिटीजनशिप एक्ट के सेक्शन 6A की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी से जुड़ा था। ये सेक्शन असम अकॉर्ड के तहत बांग्लादेश से आए माइग्रेंट्स की सिटीजनशिप से रिलेटेड है। 2024 में सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 4.1 की मेजॉरिटी से उस वक्त के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ समेत फैसला दिया। उन्होंने आर्टिकल 11 के तहत पार्लियामेंट की लॉ बनाने की पावर को तो फिर से कंफर्म किया। ओके। लेकिन इस बात पर गहरी चिंता जताई कि क्या सेक्शन 6A आर्टिकल 14 का वायलेशन करता है, क्योंकि वो एक खास ज्योग्राफिकल एरिया असम के लिए अलग कट ऑफ डेट तय करता है। अच्छा। सोर्सेज ये भी बताते हैं कि 2025 में हुई सुनवाई में इसे CAA से जुड़े मामलों के साथ भी क्लब किया गया, जिससे ये इशू और कॉम्प्लेक्स हो गया। और एक वो खुदीराम चकमा वर्सेस स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश 1994 का केस भी है जो रिफ्यूजीज से जुड़ा था। सही कहा। उस मामले में भी कोर्ट ने आर्टिकल 11 के तहत बने कानूनों को इंटरप्रेट करते हुए रिफ्यूजीज के राइट्स, खासकर उनके राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 को ध्यान में रखा था। ये केसेस दिखाते हैं कि कोर्ट्स लगातार पार्लियामेंट की पावर और इंडिविजुअल्स के फंडामेंटल राइट्स के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करती रही हैं। और CAA को लेकर जो 200 से ज्यादा पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उनका फैसला क्या तय करेगा? 2025 तक की जानकारी के मुताबिक ये पिटिशंस अभी भी पेंडिंग हैं। इनमें मेन चैलेंज यही है कि क्या CAA धर्म के बेस पर क्लासिफिकेशन करके आर्टिकल 14 का वायलेशन करता है। इन पिटिशंस पर सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो आर्टिकल 11 के लिमिट्स को और क्लियर करेगा। ये तय करेगा कि सिटीजनशिप देने के लिए रिलीजन को बेसिस बनाया जा सकता है या नहीं, और पार्लियामेंट की प्लेनरी पावर फंडामेंटल राइट्स के सामने कहां तक टिक पाती है। तो ये सब हमें आज के दौर के जो विवाद हैं और जो इम्प्लीकेशंस हैं उन पर लाता है। एक तरफ तो आर्टिकल 11 संविधान बनाने वालों की फोरसाइट दिखाता है, उन्होंने पार्लियामेंट को ये फ्लेक्सिबिलिटी दी कि वो बदलती दुनिया और इंडिया की ज़रूरतों के हिसाब से सिटीजनशिप जैसे इम्पोर्टेंट इशू पर कानून बना सके, बिना हर बार मुश्किल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस से गुजरे। ये इसका पॉजिटिव साइड है, इसमें कोई डाउट नहीं। दुनिया बदलती है, माइग्रेशन पैटर्न बदलते हैं, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस बदलते हैं। पार्लियामेंट को इन चेंजेस पर रिस्पॉन्ड करने में केपेबल होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ, जैसे हमने देखा, क्रिटिक्स इसी फ्लेक्सिबिलिटी पर सवाल उठाते हैं। उनका आर्ग्यूमेंट है कि ये पार्लियामेंट को इतनी ज्यादा पावर दे देता है कि उसका इस्तेमाल डिस्क्रिमिनेटरी या पॉलिटिकली मोटिवेटेड तरीके से भी हो सकता है। और यहीं पर CAA 2019 का एग्जाम्पल बार बार सामने आता है। हाँ। CAA का जो विवाद है वो इसी टेंशन का सिंबल है। पार्लियामेंट की लॉ बनाने की पावर वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल्स, खासकर इक्वालिटी का राइट। आलोचकों का कहना है कि जब आप कुछ रिलीजियस ग्रुप्स को चुनते हैं और एक को बाहर रखते हैं, तो आप आर्टिकल 14 की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। बिल्कुल। और इसके साथ ही असम में हुई NRC, मतलब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स की जो प्रोसेस थी, NRC, उसने भी इस बहस को और हवा दी। जब लाखों लोग लिस्ट से बाहर हो गए, तो ये सवाल और गहरा हो गया कि सिटीजनशिप प्रूफ करने का बर्डन किस पर है, और क्या आर्टिकल 11 के तहत बने कानून लोगों को मनमाने ढंग से स्टेटलेस बना सकते हैं। बिल्कुल। NRC और CAA हालांकि टेक्निकली अलग प्रोसेस हैं, लेकिन दोनों ने मिलकर इंडिया में सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट, उसकी अनसर्टेनिटीज और आर्टिकल 11 के रोल पर एक नेशन वाइड डिबेट छेड़ दी। मेन चैलेंज यही है कि पार्लियामेंट की इस वाइड, ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट पावर और कॉन्स्टिट्यूशन के उन बेसिक पिलर्स जो हर इंसान को डिग्निटी और इक्वालिटी का राइट देते हैं, के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए। कोर्ट्स ने बार बार कहा है कि बैलेंस जरूरी है और वो जुडिशियल रिव्यू के जरिए इस पर नजर रखेंगी। लेकिन क्या ये काफी है? ये एक बड़ा सवाल है। निश्चित रूप से। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को सम अप करें तो कुछ मेन पॉइंट्स निकल कर आते हैं। हाँ, क्या है वो? पहला, आर्टिकल 11 इंडियन पार्लियामेंट को सिटीजनशिप के बेहद सेंसिटिव और कॉम्प्लेक्स इशू पर कानून बनाने का एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी, ऑलमोस्ट यूनिक राइट देता है। ये उसे मास्टर की सौंपता है। दूसरी बात, पार्लियामेंट ने इस राइट का इस्तेमाल 1955 का सिटीजनशिप एक्ट बनाने और उसमें टाइम पर इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स करने के लिए किया है, जैसे 1986, 2003 और हालिया 2019 का CAA। ये अमेंडमेंट्स दिखाते हैं कि सिटीजनशिप के नियम स्टैटिक नहीं रहे हैं। हाँ, और तीसरी और शायद सबसे क्रूशियल बात, ये पावर अनलिमिटेड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भीम सिंह जी केस से लेकर सोनोवाल केस तक लगातार ये एस्टैब्लिश किया है कि आर्टिकल 11 के तहत बना कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स, खासकर आर्टिकल 14
इक्वालिटी और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ की कसौटी पर परखा जाएगा। और सीए पर चल रही कानूनी लड़ाई इसी जुडिशियल रिव्यू का लेटेस्ट एग्जाम्पल है। एग्जैक्टली। ये सब वाकई सोचने पे मजबूर करता है। सिटीजनशिप सिर्फ एक लीगल स्टेटस नहीं है, ये किसी इंसान की पहचान, उसके राइट्स, उसकी सिक्योरिटी और एक देश के साथ उसके रिश्ते की बुनियाद है। बिल्कुल। और यहीं से शायद हम आज के फाइनल थॉट के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। हाँ, क्या सवाल? सवाल ये कि ये देखते हुए कि सिटीजनशिप इतनी बेसिक और इम्पॉर्टेंट चीज है, क्या पार्लियामेंट की इस वाइड प्लीनरी पावर आर्टिकल 11 के तहत और इंडिविजुअल्स के फंडामेंटल राइट्स के बीच बैलेंस बनाने के लिए जो करंट जुडिशियल रिव्यू का फ्रेमवर्क है वो काफी है? या फिर क्या इस पावर के इस्तेमाल पर कुछ और क्लियर कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स या सेफगार्ड्स की जरूरत है, ताकि फ्यूचर में किसी भी तरह के भेदभाव या मनमानी की गुंजाइश कम से कम हो? सही है। ये वो सवाल है जिस पर लगातार सोचने और बहस करने की जरूरत है।